जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अनुच्छेद 75 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग अनुच्छेद 76 पढ़ेंगे, जिसमें किसकी चर्चा है? महान्यायवादी की, मतलब अटॉर्नी जनरल की। तो स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 76 में किसकी चर्चा है? अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल क्या होता है? महान्यायवादी। अब देखिए, महान्यायवादी क्या होता है? तो महान्यायवादी जो होता है वह प्रथम विधि सलाहकार होता है। इसका मतलब कि वह जो हमारी जो संसद है, जो सरकार है, उसका क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है। सलाहकार होता है। किसका होता है? जो हमारी जो कार्यप्रणाली, जो संसद है, जितने भी मतलब जो सरकार है, उसका क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है। अब कानूनी सलाहकार का मतलब क्या होता है? देखिए, जितने भी हमारे नेता चुने जाते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं। मतलब वो सब क्या बन जाते हैं? मंत्री बन जाते हैं और वो नए नए कानून बनाते हैं। तो उन्हें जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये कानून सही है, गलत है, ये इस तरह के कानून कैसे हैं? ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी कौन देता है? तो ये महान्यायवादी। वो बताता है कि आप जो कानून बनाने जा रहे हैं वह सही है कि गलत है। तो वो इसकी जानकारी देता है। तो यही हुआ क्या? कानूनी सलाहकार। मतलब जितने भी कानून, जैसे आपके अभी जैसे CA NRC आया, ठीक है, उसके बाद अभी जो किसान बिल चल रहा है, किसान का, तो ये सारे कैसे हैं? तो ये इस पे जो जितने भी वो बने, कानून बने, तो ये इन्होंने मिल के बना लिया। तो ऐसा थोड़ी है कि इन्हें सब कुछ पता रहे, इन्हें खुद कुछ नहीं पता होगा। NRC क्या होता है, GST क्या होता है, क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इन्हें खुद नहीं पता होगा, लेकिन ये कानून बना देते हैं। तो ये इसको जानकारी कौन देता है? तो ये जानकारी कौन देता है? महान्यायवादी देता है। कौन देता है? महान्यायवादी। देखिए, इसे ना राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसाद पर्यंत। अब प्रसाद पर्यंत क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। मतलब महान्यायवादी कैसे रखा जाता है? राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। मतलब इनका जो कार्यकाल नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 साल, जैसे और भी जो लोकसभा में चुने जाते हैं 5 साल के लिए। तो जो महान्यायवादी है, इसका कोई क्या नहीं होता है? कोई कार्यकाल नहीं होता है कि ये 5 साल, ये राष्ट्रपति जब चाहेगा अपनी इच्छा के अनुसार उसको बदल सकता है। लेकिन ये महान्यायवादी को जो चुनना है, ये किसकी सलाह पर चुना जाता है? ये प्रधानमंत्री की सलाह पर चुना जाता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर चुना जाता है। प्रधानमंत्री सलाह करते हैं कि इसको चुनिए और इसको मत चुनिए, और राष्ट्रपति उसको चुनता है या नहीं चुनता है। किसकी सलाह पर होता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, अब एक बात सुनिए। देखिए, सबसे ऊपर तो कौन हो गया? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इसके नीचे होता है सॉलिसिटर जनरल, और इसके नीचे होता है ASG, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, अब देखिए, जो अटॉर्नी जनरल है, इसकी योग्यता क्या होती है? तो इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। मतलब जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, वही योग्यता अटॉर्नी ऑफ जनरल की होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज को अटॉर्नी ऑफ जनरल बनाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रधानमंत्री के ऊपर है। बस उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो जो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज, मतलब जो भी अटॉर्नी जनरल बनना चाहता है, उसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बना जाता है? तो कम से कम हाई कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस किया हो, तब किस पे पहुंचता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। तो इसकी चर्चा बाद में, तो हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। तो इसकी योग्यता कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। अब अटॉर्नी जनरल जो है वो कहाँ कहाँ केस लड़ सकता है? तो देखिए, अटॉर्नी जनरल मेनली किसका केस लड़ता है? तो वो जो भी सरकार का केस होता है, उसका केस कौन लड़ता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी ऑफ जनरल लड़ता है। अब देखिए, मान लीजिए सरकार पर किसी ने केस कर दिया, जैसे अभी धांधली चल रही है
जैसे अभी एसएससी को लेकर चल रही है, रेलवे को लेकर चल रही है, तो ये धांधली के ऊपर किसी ने केस कर दिया, ये एसएससी के ऊपर केस कर दिया, ऐसी ऐसी बात है, तो उसका केस कौन लड़ेगा? तो अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ सरकार, मान लीजिए प्रधानमंत्री के ऊपर किसी ने केस कर दिया, तो उसका केस कौन लड़ेगा? अटॉर्नी ऑफ जनरल लड़ेगा। तो ये अटॉर्नी ऑफ जनरल किस किस कोर्ट में लड़ सकता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकता है, ये हाई कोर्ट में लड़ सकता है, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकता है। मतलब ये तीनों के तीनों कोर्ट में जहां मन करे वहां पर लड़ सकता है। तो सॉलिसिटर जनरल, तो सॉलिसिटर जो जनरल होता है ये कहाँ लड़ सकता है? तो ये सिर्फ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकता है। कहाँ लड़ सकता है? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। देखिए एडिशनल जनरल की सहायता के लिए क्या किसको नियुक्त किया जाता है? सॉलिसिटर जनरल को। सारे काम तो अटॉर्नी जनरल नहीं करेगा। आप बताइए, हर दूसरा तीसरा कोई आदमी केस कर देगा सरकार के ऊपर, तो अटॉर्नी जनरल लड़ेगा। मान लीजिए हाई कोर्ट में केस कर दिया किसी ने, तो अटॉर्नी जनरल क्यों जाएगा? वही भेज देगा सॉलिसिटर जनरल को, जाओ आप ही देख लो। और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये कहाँ लड़ सकता है? तो ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही लड़ सकता है। कहाँ लड़ सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है। और ये कहाँ लड़ सकता है? तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों में लड़ सकता है। अब एक बात बताइए, जो अटॉर्नी ऑफ जनरल है ये किसी आम आदमी का केस लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है? तो ये किसी आम आदमी का केस लड़ सकता है। किसी आम आदमी का केस क्या कर सकता है? लड़ सकता है। तो देखिए, तो ये किसी आम आदमी का क्या कर सकता है? केस लड़ सकता है। मान लीजिए कि आपके ऊपर मर्डर का केस है और आप चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल से हमको केस लड़वाना है कि वो मेरे लिए केस लड़े। अगर आप उसकी फीस पे कर सकते हैं तो आप अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं कि आप मेरा केस लड़िए। लेकिन एक बात सोचिए, ये तो लड़ लेगा। अगर मान लीजिए आपने सरकार के ऊपर केस कर दिया और आप उसको बोले कि मैं आपको अपॉइंट करता हूँ, आप मेरी तरफ से लड़िए, तो क्या वो लड़ेगा? तो वो सरकार के खिलाफ कभी नहीं लड़ेगा, सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेगा। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो सरकार के खिलाफ क्या नहीं लड़ता है, लेकिन वो निजी मुकदमे भी ले सकता है। किसी के भी मुकदमे आप चाहते हैं कि आपका मुकदमा अटॉर्नी ऑफ जनरल लड़ सकता है। यही कारण है कि अटॉर्नी ऑफ जनरल को जो पैसा है वो जो मतलब सैलरी है वो नहीं मिलती है। तो इसको क्या सैलरी मिलती है? तो अटॉर्नी ऑफ जनरल को सैलरी नहीं मिलती है। अटॉर्नी ऑफ जनरल को सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है। और इसकी सहायता के लिए क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल, और इसकी सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। और इसकी बात किस में है? अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी ऑफ जनरल की चर्चा। अनुच्छेद 77। तो अनुच्छेद 77 क्या है? तो अनुच्छेद 77 जो है, अनुच्छेद 77 इसमें जो है देखिए, अनुच्छेद 77 में क्या है? सरकार के कार्यों के संचालन के बारे में कहा गया है। कार्यों के संचालन के बारे में कहा गया है। जो सरकार के कार्यों का जो संचालन है उसके बारे में बताया गया है कि जो सरकार के कार्यों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब क्या कि जो भी सरकार के कार्य के संचालन, जो सरकार के कार्यों का संचालन होगा, अब मान लीजिए कोई बिल पास हो गया तो उस पर साइन किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे ना। जब तक राष्ट्रपति के साइन होंगे ही नहीं तो आप संचालन नहीं कर सकते, तो उसके कार्यों का संचालन होगा ही नहीं। क्योंकि आपने कोई भी बिल पास कर लिया आपने लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसके लिए राष्ट्रपति के साइन होने मस्ट हैं। तो अनुच्छेद 77 में इसी के बारे में जानकारी है। तो अब अनुच्छेद 78 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि संसद में जो भी कार्यवाही चल रही होगी, संसद की कार्यवाही जो होगी उसकी जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री को किसको देनी होगी? तो राष्ट्रपति को देनी होगी। जानकारी किसको देनी होगी? राष्ट्रपति को देनी होगी। कौन देगा? तो प्रधानमंत्री देगा। कौन देगा? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति पूछ सकता है कि जैसे कोई संसद चल रहा है, संसद में क्या बहस हुई, किसने क्या कहा, तो ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति मांग सकता है। और प्रधानमंत्री इसकी जानकारी किसको देगा? संसद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को देगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 78 के तहत
तहत वो उसकी जानकारी देगा। और अनुच्छेद 77 के तहत क्या होगा कि सरकार के कार्यों का संचालन किसके द्वारा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा होगा। देखिए 77 और 78 इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अनुच्छेद है तो आपको याद रहना चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79, अब 79 में किसकी चर्चा है, तो देखिए अनुच्छेद 79 में किसकी चर्चा है, तो संसद की चर्चा है। किसकी चर्चा है, संसद की चर्चा है। इसमें हमारे संसद के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसके संसद के बारे में क्या जानकारी दी गई है कि देखिए संसद जो शब्द है, संसद शब्द ये कहाँ से लिया गया है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रेंच शब्द है, मतलब फ्रांसीसियों से, फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है, फ्रांसीसी से। पहली बार संसद का निर्माण कहाँ हुआ था, पहली बार तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को क्या कहा गया है, संसद की जननी कहा गया है। ब्रिटेन को क्या 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 कहा गया है, संसद की जननी। ब्रिटेन को क्या कहा गया, ब्रिटेन को संसद की जननी कहा गया है। तो पहली बार मतलब ब्रिटिश संसद की जननी, मतलब जननी का मतलब क्या होता है, जन्म देने वाली। तो पहली बार संसद कहाँ बना था, तो ब्रिटेन में बना था। ठीक है, उसके बाद संसद में अगर अंग कहेगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3। कौन कौन से, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपसे अंग बोलता है तो संसद के 3 अंग होते हैं। लेकिन अगर आपसे संसद के कितने भाग होते हैं, मतलब कितने हाउस होते हैं, कितने हाउस मतलब संसद के कितने भाग हैं, तो संसद के 2 भाग होते हैं। संसद के कितने भाग होते हैं, संसद के 2 भाग होते हैं। भाग कह लीजिए, सदन कह लीजिए। संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। अब 2 सदन कौन कौन से हैं, तो आपका एक हो गया लोकसभा और एक क्या हो गया, राज्यसभा। ये संसद के 2 सदन हो गए। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि संसद का निर्माण किसने करवाया था, तो संसद का निर्माण जो करवाया था, किसने करवाया था, एडविन लुटियन और किसने करवाया था, वैकेड ने। किसने करवाया था, वैकेड ने करवाया था। तो संसद से क्या क्या हो गया कि शब्द कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है, फ्रांसीसी शब्द है। पहली बार संसद का निर्माण कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। अंग बोलेगा तो कितने अंग है, 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन बोलेगा तो कितने हैं, सदन 2 हैं। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो एडविन लुटियन और वैकेड ने मिलकर करवाया था। ठीक है, अब देखिए हम संसद देखते हैं। देखिए संसद में, संसद कुछ इस प्रकार का है। देखिए मैं बनाता हूँ उसका डिज़ाइन। देखिए संसद कुछ इस प्रकार का है। एक है इसमें लोकसभा, ठीक, और एक होता है इसमें राज्यसभा। और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल। क्या कहते हैं, सेंट्रल हॉल। तो ये जो सेंट्रल हॉल है, देखिए इसमें जो सदस्य होते हैं, जो सदन के सदस्य हैं, वो या तो लोकसभा में बैठेंगे या किस में बैठेंगे, राज्यसभा में बैठेंगे। लेकिन जो भी मेहमान आते हैं बाहर से, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय, कोई भी, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे या कोई भी विदेशी मंत्री आता है, तो वो कहाँ बैठता है, सेंट्रल हॉल में बैठता है। उसको कहाँ बैठाया जाता है, सेंट्रल हॉल में। उनके जितने भी भाषण होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल हॉल में होते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारा जो संविधान बना था वो भी कहाँ बैठ के बना था, तो वो भी सेंट्रल हॉल में बैठ के बना था। संविधान कहाँ बना था, सेंट्रल हॉल में बैठ के बना था। तो कहाँ पे बना था, सेंट्रल हॉल में। तो ये क्या हो गया, संसद हो गया, एक तरफ लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा, और बीच में क्या है, सेंट्रल हॉल है। संविधान यहाँ बना। जितने भी विदेशी मंत्री आएंगे, विदेश से जो भी मंत्री आएंगे, जो भी मतलब हमारे मेहमान होंगे, वो कहाँ बैठेंगे, सेंट्रल हॉल में बैठेंगे। एक चीज़ और है, चलिए एक चीज़ और समझिए। देखिए अब मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश गए और वहाँ से उन्होंने कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि कर ली, अंतर्राष्ट्रीय
संधि कर ली, संधि या समझौता जो कहिए, संधि या समझौता, समझौता कुछ भी कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए उन्होंने संधि की कि हम एक इंडस्ट्री बैठाएंगे और आप ये इंडस्ट्री कहाँ बैठा सकते हैं, तो आप इसको कहाँ बैठा सकते हैं, तो राजस्थान में बैठा सकते हैं। कहाँ बैठा सकते हैं, राजस्थान में। अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया हम नहीं बैठाने देंगे। ऐसा हो सकता है ना कि बोल दे नहीं बैठाने देंगे, तो कह दिया गया है संसद में कि अगर सरकार, केंद्र सरकार कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता करती है तो उसको राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा। उसको ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं मानेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, संधि और समझौता को मानना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया संसद। अब संसद से इतना ही है, बाकी अब हम लोग 80-81 अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें लोकसभा तथा राज्यसभा की चर्चा है। यहाँ तक आपका संसद खत्म हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।